नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज इस पे हमारे खास मेहमान हैं अभिषेक चौहान जी, जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हमने आज कुछ विशेष कारणों से अभिषेक जी को आमंत्रित किया है। उसका सब जो कारण है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक अध्यादेश लागू किया है जिसका नाम है यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। इसका नाम ही इतना बड़ा है, मैं देख रहा था कि मैं खुद बिना लिखे पढ़ नहीं पाया। और इसको शॉर्ट में लव जिहाद कानून के नाम से समाज में फैला दिया गया है। अभिषेक जी अधिवक्ता होने के साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं और वहाँ इलाहाबाद में और पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत सारे सामाजिक काम किए हैं, कानूनी मुद्दों से लेके भी और तमाम लोगों की मदद के रूप में भी। इनको इलाहाबाद का कौन सा उपनाम था आप बता रहे थे? बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान, जो सलमान खान वाली पिक्चर थी जिसमें सलमान खान ने किस तरीके से न्याय दिलाया था, तो उसी तरीके के बहुत सारे काम अभिषेक भाई ने किए हैं। तो इनको भी बजरंगी भाईजान के नाम से ही इलाहाबाद में ये मशहूर है। तो आज हम इनसे ये जानेंगे कि ये जो कानून लव जिहाद कानून सरकार ने बनाया, हालांकि सरकार ने इसमें लव जिहाद का नाम नहीं दिया है। सरकार ने जो हमने पहले बताया कि यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 ये नाम रखा है, लेकिन पब्लिक में ये लव जिहाद कानून के नाम से जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ राजनीतिक सामाजिक कारण हैं, कानूनी कारण तो अपनी जगह है। तो सबसे पहले तो अभिषेक जी से हम ये जानना चाहते हैं कि इसका सामाजिक कारण क्या है जिसको सरकार लागू करना चाह रही है। देखिए शैलेंद्र जी, ऐसा है कि पहले तो मैं इस विषय पे थोड़ा सा इसके बैक में जाना चाहूंगा। जी जी जी। और ये बताना चाहूंगा कि ये पहला ऐसा कानून नहीं है जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ लागू हो रहा है। ये आप सब जानते हैं कि पहले भारत में मुगल आए, ब्रिटिश आए, ठीक है। तो उसके जब ब्रिटिश का समय था तभी से कन्वर्जन को लेकर के कानून बनना शुरू हो गए। 1930-1940 के आसपास से ब्रिटिश रिजीम जब जाने वाला हुआ तो कन्वर्जन, उस समय ब्रिटिश जो मिशनरीज थी वो कन्वर्जन बड़ी तेज से कर रही थी। तो उस समय हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा था, तो इसीलिए लॉ लाया गया कि वो कन्वर्जन रोका जा सके। उसके बाद इंडिपेंडेंस हुई तो इंडिपेंडेंट भारत में भी पार्लियामेंट में कई बार कई अध्यादेश लाए गए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि क्योंकि उसको उतने मत नहीं मिले इसलिए वो कभी पारित ही नहीं हो पाए वो कानून। तो बाद में क्या हुआ कि फिर इनको राज्य स्तर पे इनको लागू करना शुरू किया गया। तो सबसे पहले भारत में उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ। अच्छा। 1960 के दशक में जी। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अपना स्टेट ने धीरे धीरे उसको करके करीबन लगभग आज की डेट में 9-10 ऐसे स्टेट हैं जिनमें ये लागू है। जिनमें से 2 स्टेट ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ऐसे हैं जिनमें कन्वर्जन के अलावा मैरिज को भी जोड़ा गया है, जैसे अपने यूपी में जोड़ा गया है। अपने यूपी में आज की जो स्थिति जो हम लोग देखते हैं उसमें ये आया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया और उसके आधार पे सरकार ने ये कहा कि हाई कोर्ट ने ठीक कहा है कि किसी भी तरीके का कन्वर्जन, जबरदस्ती कन्वर्जन ठीक नहीं है, खास करके मैरिज पर्पस के लिए कि आप फिर उसको कन्वर्जन करें और वो करें तो उससे महत्वता नहीं रहती रिलीजन की। तो इसी तरीके की सिमिलर एक्टिविटी 2017 में उत्तराखंड में हुई कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक केस में हैबियस कॉर्पस फाइल हुई। तो उस केस में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को ये डायरेक्शन दिया कि साहब ये गलत है कि सिर्फ मैरिज के लिए कन्वर्जन, और उसी आधार पे 2017 में उत्तराखंड में ही इसी तरीके का एक कानून लाया गया जो कन्वर्जन को रोकने के लिए लाया गया। बिल्कुल सिमिलर स्थिति में आज उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जजमेंट आता है, उसके 2 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी एक सभा को संबोधन करते हुए इस बात को कहते हैं और कल ही एक अध्यादेश पास हो जाता है। तो इसमें देखिए, अगर इसको सामाजिक तौर पे जैसे आपने पूछा कि सामाजिक तौर पे इसको कैसे देखते हैं, तो सामाजिक तौर पे जो कोई भी ऐसा कार्य जो किसी से जबरदस्ती करवाया जाए,
या डरा के, धमका के या लालच दे के, तो वो हमारे कानून में खुद ही गैर कानूनी है। इसीलिए आईपीसी, सीआरपीसी की धाराएं बनी हुई हैं। ठीक है, कि आप किसी से पैसा मांगे वो दे दे तो ये तो लीगल है, लेकिन आप पिस्तौल दिखा करके जबरदस्ती करके उससे लेंगे तो ये क्राइम है। तो इसको भी हम लोग सामाजिक तौर पे वैसे ही देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ही है। इसमें ये कहा गया कि जबरदस्ती किसी तरीके का कन्वर्जन, जबरदस्ती किया हुआ कन्वर्जन, लालच दे करके, डरा धमका करके किया गया कन्वर्जन वैध नहीं माना जाएगा। उसमें मैरिज शब्द इसलिए जोड़ दिया गया कि इधर कुछ वर्षों से कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसमें महिलाएं आगे आ रही थी, लड़कियां आगे आ रही थी, और उन्होंने एफआईआर की, ये बताया कि साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमको इस नाम से बता करके हमारे साथ प्रेम किए, फिर बाद में पता चला कि दूसरे धर्म के हैं, तो फिर हमसे कहे कि धर्म परिवर्तन कर लो, या शादी के बाद बताए कि हम इस धर्म के हैं, या हमसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के शादी किए। तो ये चीजें आ रही थी। तो ये तो देखिए सरकार का कर्तव्य संविधान में दिया गया है कि जनता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। तो भाई सरकार इस तरीके के अध्यादेश जनता की सुरक्षा के लिए लाती रहती है। जी। अच्छा, इस कानून में एक प्रावधान जो अभी हम लोग जो जितना जान रहे हैं उसमें ये है कि आपको 2 महीने पहले या कुछ दिन पहले एक डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, या जहाँ शादी रजिस्टर्ड होती है वहाँ एक नोटिस देनी पड़ेगी कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। तो इसमें क्यों ऐतराज हो रहा लोगों को? ये तो एक अच्छी चीज है। देखिए, अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट देखेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट भी इसीलिए लाया गया था। ठीक है भाई, एक हिंदू मैरिज एक्ट था, तो स्पेशल मैरिज एक्ट की क्या जरूरत थी? लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया कि जिसमें इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई जजमेंट्स में कहा है कि किसी भी लड़की को ये अधिकार है कि वो अपन चुने, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, वो उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, अगर लड़की बालिग है तो वो अपना स्वयं के लिए जो है वो है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि साहब वो धर्म परिवर्तन अगर अपनी मर्जी से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धर्म परिवर्तन कोई भी अपनी मर्जी से कर सकता है। संविधान सबको ये कहता है कि आप फ्री हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए। एक बार इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जिसमें स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मैटर था, जिसमें ये कहा गया कि साहब आर्टिकल 25 जो हमको ये कहता है कि साहब हम अपना प्रोफेशन जो है, अपने रिलीजन को हम जो है प्रोफेस करें, उसको पूजें, उसको माने, तो क्या राइट टू कन्वर्जन भी उसमें आता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब राइट टू कन्वर्जन का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, किसी को भी कोई भी रिलीजन चुनने का अधिकार है, तो इसलिए हम उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन कन्वर्जन तब गलत है जब हम उसको जबरदस्ती या किसी लालच में कराते हैं, तो वो गलत है। तो अच्छा, जैसे स्पेशल मैरिज, जैसे आपने पूछा, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में खुद ये प्राविधान है कि आप जाएंगे रजिस्टर के यहाँ अप्लाई करेंगे, अपनी नोटिसेस जाएंगी दोनों परिवार को, ठीक है, वो आएंगे, विटनेस होने चाहिए, फिर वो रजिस्ट्रेशन। अब तो लगभग हमारे ख्याल से सन 2000 के बाद से सारी ही मैरिजेस को रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी कर दिया है। ये अलग चीज है कि शादी के बाद लोग जाकर के अपना कार्ड वगैरह लगा करके वो रजिस्ट्रार क्या कराते हैं। तो धीरे धीरे, क्योंकि अब हम लोग भी डॉक्यूमेंट्री उस पे आ रहे हैं भाई, पहले की शादियां तो होते थे, वो होते थे, अब कोरोना काल में 20-20 लोग आ रहे हैं शादियों में। तो धीरे धीरे हो सकता है कि इंडिया भी उसी कल्चर पे चले कि कागजी सर्टिफिकेट ही माना जाएगा मैरिज का प्रूफ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पहले, क्योंकि हिंदू राइट्स में यह है कि भाई पूजा पाठ मंदिर में होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैरिज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे जिस स्थिति में हम लोग आते हैं, जो मुकदमे देखते हैं, तो कई 498 के मुकदमों में कह दिया था कि साहब हमारी शादी हुई नहीं। ठीक है, तो ये कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है नहीं, फोटो लगा करके आप किसी की भी बना के लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि भारत में भी ये धीरे धीरे, जैसे कंपलसरी हो गया, अगर आप वाइफ है, पासपोर्ट बनवाना है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये सब तो धीरे धीरे कंपलसरी हो जाएगा, तो ये सब वैसे ही ऑटोमेटिकली लोग अप्लाई करने लगेंगे और करने लगेंगे उसमें। तो इससे फायदा महत्व जी, इससे फायदा ये होगा? महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो अच्छी चीज है कि भाई अगर पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन है, वो दिक्कत है या वो है, तो वो उसी टाइम रेज हो जाएगा, बजाय कि जो दिक्कतें बाद में आती हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए लड़की कोई गई और उसने कहीं शादी कर ली,
ठीक है, अब लड़का माता पिता को नहीं मिल रही, लड़के के साथ चली गई, तो एक FIR होती है, फिर वो लड़के लड़की को खोजा जाता है, फिर अरेस्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, फिर कोर्ट प्रोसीडिंग होती है। तो वो भाई शुरू में ही क्लियर हो जाएगा कि भाई कोई अगर ऑब्जेक्शन है बैठ के बात कर लीजिए, समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग झूठ बोल करके ले जाते हैं, नाबालिग लड़कियों को ले जाते हैं, तो ये सब होने लगेगा तो क्लियर हो जाएगा कि लड़की नाबालिग है कि नहीं है। अच्छा, उसमें ये कहा गया है कि इन रिटन कंसेंट होनी चाहिए लड़की, इन राइटिंग लड़की की कंसेंट होनी चाहिए कन्वर्जन के लिए। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। इसमें क्या दिक्कत है, अगर लड़की अगर खुद से लिख के दे रही है तो कल को लड़की भी नहीं डिनाई कर पाएगी कि साहब हमको जबरदस्ती करवाया गया। तो एक ये अच्छी चीज है, मतलब धीरे धीरे हम लोग ऑन रिकॉर्ड आते जा रहे हैं चीजों के। तो हमको नहीं लगता इसमें कोई परहेज है। अगर कोई स्वच्छ मन से स्वच्छ दिल से काम कर रहा है तो अच्छी बात है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब किसी के मन में खोट होगी तो इसीलिए कानून बनाया गया कि भाई जो खोट होगी तो वो भागेगा कानून से, वो छिपेगा, हरकतें करेगा तो और पकड़ा जाएगा वो, इसीलिए कानून आते हैं। आपने स्वच्छ और साफ मन की बात की है। लोगों का ये मानना है कि जो सरकार, भाजपा की जो सरकार ये अध्यादेश लाई है, इसके पीछे सिर्फ शादी नहीं है, उसका वोट बैंक है, एक मुस्लिम तुष्टीकरण है, हिंदुओं को एकजुट करना है, एक इसका राजनीतिक भी उद्देश्य है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि भाजपा है, राजनीतिक पार्टी है, तो राजनीतिक उद्देश्य होगा। मतलब हमें तो भाई कोई राजनीति करेगा तो राजनीतिक उद्देश्य होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई भी होगा। तमाम सरकारें आई गई, आगे तमाम आएंगी। तो भाई सबसे बड़ी चीज देखिए, हमें जो लगता है कि कोई भी काम होता है तो पहले उसको ये देखना चाहिए कि हम उससे कितना बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है, हम आपसे फिर वही कह रहे हैं कि हम चौराहे पे खड़े वाले होकर के अगर हम बाइक से जा रहे हैं और चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा है तो हम क्यों डरेंगे? अगर हमने गलती की होगी, हम हेलमेट नहीं लगाए होंगे, हमारे पास कागज नहीं होंगे, हम गाड़ी चुरा के भाग रहे होंगे, हम कोई गलत काम करके भाग रहे होंगे, तभी तो हम डरेंगे। नहीं तो अन्यथा तो हम आप निकलते हैं, आप पूरा लखनऊ घूमते होंगे हेलमेट लगा के, कागज रख के आराम से, कोई कभी किसी को कोई नहीं डिस्टर्ब करता। तो ये स्वाभाविकता कहना। अच्छा, आप एक चीज ये भी होती है कि राजनीति में, हमने एक बार एक और न्यूज चैनल में परिचर्चा हो रही थी तो मैंने यही कहा कि देखिए, कोई भी विपक्ष होगा वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि नहीं सत्ताधारी पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा काम किया, वो कभी नहीं। अगर उसने बहुत अच्छा भी काम किया होगा तो भी उसमें वो गलती निकालेगा, क्योंकि कोई ये कह करके फंसेगा नहीं, अपनी राजनीति नहीं खत्म करेगा कि नहीं साहब ये बहुत, तो भी कहे अरे साहब ये देखो इसकी तारीफ करने लगे, ये भी उन्हीं के साथ हो गए। तो ये स्वाभाविक सी बात है। हमको देखिए, हमारा विपक्ष मजबूत होना भी आवश्यक है, ये भी हम जानते हैं। भारत की जो स्थिति परिस्थिति है कि भाई विपक्ष भी होना चाहिए, नहीं तो फिर आदमी ऐसे ही एक अपने उसमें चलता रहता है। लेकिन यह है कि बात यह है कि जैसे एक वर्ग को इस सरकार आने के बाद ये महसूस हुआ कि कहीं से हम कमजोर हैं। भाई कई ऐसे मुद्दे आए, जैसे अभी अयोध्या मुद्दा आया और अभी 370 था बाकी है, 370 था, ट्रिपल तलाक था और ये आपका नकाब था। ठीक है, तो ये जैसे एक होता है कि एक स्वाभाविकता, ऐसा नहीं है कि नहीं और लोगों के ऊपर नहीं हो रहा और कानून नहीं आ रहे। अभी जैसे आप ये समझिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए तो ये स्वाभाविकता सबको पता है, या ये एक इंडिकेशन रहेगा कि हाँ साहब NRC आया तो NRC में कौन परेशान है। ठीक है, तो वो एक चेन बनती है भाई। अब उसको आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी कोई एक सरकार एक कंसेप्ट बना लेती है काम करने का, ठीक है, कि साफ सफाई करेंगे और मतलब कायदे से करेंगे, तो वो देखिए उनके पीछे मंशा उनकी है। बीइंग सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि ये कदम सही है। ठीक है, मुझे इसमें कोई वो नहीं लगता। बस ये है कि हर कानून का देखिए मिसयूज होता है। ठीक है, इसका मिसयूज इसलिए नहीं लगता है कि भाई ठीक है लड़के लड़की के बीच का मामला है, परिवार के बीच का मामला है, वैसे ही चली भी शादियां वैसे पहले भी होती थी, वैसे ही होंगी, बस एक लीगल मुहर लग जाएगी, उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, जो बाद में एलिगेशंस लगती थी वो नहीं लगेंगी। ठीक है, लोग डरेंगे, जो गलत लोग होंगे अगर वो गलत करते रहे होंगे तो वो डरेंगे इसको करने से। दरअसल एक कारण ये रहा है कि सिर्फ धर्म वाली गैर धर्म की शादियों में नहीं, जो गैर जातीय शादियां भी होती रही हैं उनमें पहले जो पेरेंट्स होते हैं वो राजी नहीं होते हैं।
कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने फैसले ले लेते हैं, शादी कर लेते हैं, और फिर उनको लगता है कि जब हम शादी कर लेंगे तो हमारे पेरेंट्स राजी हो जाएंगे। जब आपको सबसे पहले कानूनी शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है, तो पेरेंट की कंसर्न जरूरी है। पहले भी होती रही है, कई बार आपने देखा होगा कि जो नोटिस हैं वो घर तक नहीं पहुंचती, या इस टाइप से बहुत सारे काम होते रहते हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से उसको छिपाया जाता है। तो कारण वही है, लोगों का मानना है कि अगर ये पूरी ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था हो जाएगी तो हो सकता है कि पेरेंट्स का दबाव पहले पड़ जाए और जो शादियां होनी होती हैं वो ना हो सकें। देखिए, हमें जहां तक लगता है कि अभी जैसे ये जो बात कर रहा है, ये जो लॉ आया है नया, ये कन्वर्जन पे बात कर रहा है। तो कन्वर्जन जहां तक हम समझते हैं वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन की बात हो रही, कास्ट की नहीं बात हो रही। तो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में क्रॉस चेक तो जरूरी है, क्योंकि बीइंग एन अधिवक्ता हम लोगों ने भी कई मुकदमे किए, बहस किए, तो कोर्टों ने भी कई बार ये व्यू दिया कि साहब शादी के लिए सिर्फ कन्वर्जन, ऐसा क्या आपने पढ़ लिया कि आपको इस्लाम बड़ा पसंद आ गया कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है, या आपको क्या ऐसा कौन सा श्लोक आपको बता दिया गया कि आप हिंदू धर्म के बारे में इतना जान गए तो आप हिंदू हो गए। तो ये सही बात है कि देखिए ये तो भाई हमारा धार्मिक देश है, अगर विभिन्न प्रकार के धर्म है हमारे यहाँ, तो बात सही है कि ये छोटी सी, मतलब जैसे इसको एक, हमको ये लगेगा कि ये नाटक के तौर पे किया गया कि साहब हमको ये काम करना है, तो हम ये चलिए गए साहब, मौलवी साहब बैठ गए, मौलवी साहब ने जो है कहा कि ये पढ़ दीजिए, ये कलमा पढ़ दीजिए और उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट दे दिया आप साहब। अब फिर उसको हम मान नहीं रहे हैं उस रिलीजन को। तो हमको ये भी देखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी पर्पज के लिए करके, भाई अगर उस रिलीजन को जाके नहीं सम्मान करते हैं, उसको नहीं चलाते हैं, मतलब तो ये तो सही में माखौल है हमारी भारतीय संस्कृति का या किसी चीज का, उस धर्म का भी माखौल है, उस धर्म का भी माखौल है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमको तो शुरू से पता है, पढ़ाया जाता है कि सब धर्म कहते हैं एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे को प्यार की दीजिए, एक दूसरे को फॉलो करिए। तो ये हमको भी लगता है कहीं ना कहीं कि अगर ये सिर्फ शादी के लिए है, कुछ घंटों का है ये, कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हम लोग एक हो जाएंगे, तो ये माहौल है। तो ऐसे माहौल की शादी, मतलब मजाकिया शादी को फिर कोई भी मजाक में ही लेगा। कई बार हमने देखा कि जो गैर जातीय शादियां हैं उनमें भी नोटरी सर्टिफिकेट कई बार थानों में देखा जाता है कि मुकदमा हो रहा है तो कोई लड़की लड़का नोटरी सर्टिफिकेट लेके आ गया कि देखिए ये हमारी शादी हुई, जबकि वो कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं होता। तो इस तरीके के कारण तो खैर दूसरे शादियों में भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस कानून के बाद एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और लड़का और लड़की दोनों के लिए मुसीबतें कम हो सकेंगी, शादी के बाद की कम हो सकेंगी। फिर हो सकता है धीरे धीरे सरकार कोई प्रोसेस बनाए कि साहब अगर आपको किसी धर्म में कन्वर्ट होना है तो आपको कम से कम इतना आपको पढ़ना पड़ेगा या उसके बारे में इतना सीखना पड़ेगा। तो एक ये जब वो आदमी घुसेगा, जानेगा, तो एक सम्मान इज्जत के साथ जाएगा उस परिवार की, उस समाज की, उस धर्म की, तो उसको और सीरियसली लेगा। और अन्यथा जैसे मजाक के तौर पे कि ठीक है साहब अब हम ही आपको बुलाएंगे साहब ओम भूर्भुवस्सुः कहिए और साहब आप हिंदू हो गए, तो ये थोड़ा सा मजाकिया एक लगता है, जो भारतीय संस्कृति में एक्सेप्टेबल नहीं है कि साहब इस तरीके से इतना इजीली कोई वो हो, उसको मजाक में लिया जाए। धर्म हमारे यहाँ एक बड़ा सीरियस, एक हमेशा उसी पे हम लोग जो है चलते हैं, उसी पे आज हमारा जो महानता है, आध्यात्मिक महानता है, उसी पे है, जो पूरे विश्व के गुरु हैं हम लोग आध्यात्म के मामले में। तो उसका कारण यही है। तो अभिषेक जी का ये मानना है कि इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है, ये कानून हमको बेहतर कल के लिए एक माहौल तैयार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और अभिषेक जी को हम आगे भी ऐसे विषयों पर जो जनता के हित के जुड़े मुद्दे हैं उन पर हम कानूनी पहलू पर चर्चा करते रहेंगे। तो बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।